हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है दहेज की लालची सास ने जिस बहू को ठुकराया था मंडप पर, आज उसी लड़की के पैरों पर आखिर उसे क्यों गिड़गिड़ाना पड़ा। आइए जानते हैं। ललिता देवी जी उस हाल में रौब के साथ अपनी कुर्सी पर जमकर पैर फैलाए बैठी हुई थी कि तभी वहां एक पुलिसकर्मी आकर उनसे बोला, मैडम आप यहाँ से खड़ी हो जाइए और बाहर लाइन में लग जाइए, जहाँ आज नई मैडम का स्वागत होने वाला है। वो बस किसी भी वक्त पहुँचती ही होंगी। उस इंस्पेक्टर के इतना कहते ही ललिता देवी ने उसकी तरफ तनक कर देखा और बोली, हाँ तो मैं कौन सा उनको आने से रोक रही हूँ। ललिता देवी ने अकड़ते हुए बोली, मैडम प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए, आप बाहर चली जाइए वरना मेरी नौकरी तो जाएगी ही और साथ में आप भी। इतना बोल उस पुलिसकर्मी ने ललिता देवी का हाथ पकड़कर कुर्सी से उठाया और उन्हें एक तरफ ले जाकर खड़ा कर दिया। तभी उस मैडम ने जैसे ही अपनी गाड़ी से उतरकर हॉल में प्रवेश किया तो अंदर मौजूद पुलिसकर्मियों की तालियों की गड़गड़ाहट पूरे हॉल में गूंज उठी। उस नई प्रभारी मैडम को देखकर दिवाकर जी की आंखें भर आई। उनका दिल कह रहा था कि अभी उस मैडम के पैरों में गिरकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले, पर फिर कुछ सोचकर उनके कदम वहीं ठिठक गए। तो दूसरी तरफ उस दृश्य को देखकर ललिता देवी की आंखें फैलकर चौड़ी हो चुकी थी। उनको तो ऐसा लग रहा था जैसे उनको किसी ने 440 वोल्ट का झटका लगा दिया हो। सारे नक्षत्र ग्रह उनकी आंखों के सामने उन्हें घूमते हुए नजर आ रहे थे। उस मैडम का वो चेहरा ललिता देवी को अतीत की तरफ ले जाने को बार बार मजबूर कर रहा था। शादी की सभी रस्में हो चुकी थी और दुल्हन और दूल्हा को अंदर ले जाया जा रहा था। ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? ये सब पहले तय करना चाहिए था आपको। ये आवाज़ दुल्हन की माँ की थी, जो हाथ जोड़कर दूल्हे की माँ से विनती कर रही थी। अरे इसमें तय क्या करना है, ये कोई कहने की बातें हैं। ये सब तो सभी लड़की वाले करते हैं। लड़की की माँ छोटा सा मुंह लेकर रह गई। हर एक मेहमान की नज़र उन पर आकर जम गई थी। उनकी आवाज़ें वहाँ सभी ने सुनी। दुल्हन बनी लक्षिता भी पीछे मुड़कर अपनी माँ को देख बेबस चेहरे को निहार रही थी। क्या हुआ मम्मी? लक्षिता को कुछ आशंका हुई तो उसने नज़दीक आकर अपनी माँ से पूछा, लेकिन उसकी माँ तो जैसे अब बोलने की स्थिति में ही ना थी। ये क्या बताएंगी? मैं बताती हूँ। एक कार के लिए और साथ में 50 लाख कहा तो इन्हें बुरा लग गया। दूल्हे की माँ ललिता देवी ने मुंह बिचकाते हुए कहा, आंटी जी कार और 50 लाख, क्या इतनी छोटी सी चीज़ है जो कहते ही मिल जाए? और कार मांगने का क्या मतलब है? दुल्हन ने भी अपनी सास से पूछा। मतलब? अरे लड़के वाले हैं हम, कुछ इज्जत नहीं है क्या हमारी? ललिता देवी ने आंखें निकालकर कहा। तभी लड़की के पिता आगे आए और हाथ जोड़कर बोले, बहन जी सबके सामने तमाशा बन रहा है और शादी तो हो चुकी है ना, फिर प्लीज़ अब ऐसा मत कीजिए, मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। दुल्हन के पिता गिड़गिड़ाने या उनसे मन्नतें कर रहे थे। मेरा बेटा काबिल है तो इतना भी नहीं मिलना चाहिए क्या? हमने भी तो अपने दामाद को 80 लाख की कार दी, पूछ लीजिए चाहे। ललिता ने इतराते हुए पास खड़े अपनी बेटी दामाद की तरफ इशारा करते हुए कहा, आंटी जी काबिल हैं तो बाजार में बोली लगाइए इसकी। आपकी हैसियत होगी कार देने की, हमारी तो नहीं थी। हम पहले ही बता चुके थे। और क्या आदमी है ये आपका बेटा? आप हमारी बेइज्जती कर रही हैं, शादी तोड़ रही हैं और इसकी आवाज़ बंधी हुई है। लक्षिता ने ललिता से सारांश की तरफ इशारा करते कहा। और अब आपने आगे कुछ और कहा तो आप अच्छे से जानती हैं हम लड़की वाले क्या कर सकते हैं। हमारी चुप्पी को हमारी मजबूरी समझने की कोशिश मत करना आप, ललिता ने भरे मेहमानों के सामने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा। लक्षिता के पिता ने उसको चुप रहने का इशारा किया और फिर से ललिता के हाथ जोड़ने लगे। प्लीज़ मत कीजिए ऐसा, इज्जत तो दोनों परिवारों की है। अरे ब्लैकमेल मत करो हमें, समझे? अपनी लड़की को देखो कितना मुंह चला रही है।
लग तो नहीं रहा कि इसकी अभी शादी हुई है। ये बोलने में इतनी एक्सपर्ट है। ललिता देवी अभी भी अकड़ते हुए बोली, एक्सपर्ट तो मैं बहुत चीज़ों में हूँ, दिखाऊं क्या? उस अंदाज में आगे आकर बोली, हे भगवान, अभी ये हाल है इस लड़की के तो आगे क्या होगा? चल सारंश बेटा, यहाँ से चलो जल्दी, यहाँ कोई शादी नहीं है। सारस की माँ ललिता ने सारस को पकड़कर खींचा और उसके पिता को तरफ देखते हुए कहा, तुमसे अलग से कहना पड़ेगा क्या? निकलो इन नीच लोगों के बीच में से। आंटी जी, नीचता आप में है, हम में नहीं। शादी तोड़कर आप जा रही हैं दहेज की खातिर। जल्दी से जाइए, हमें भी आप जैसे लालची लोभी लोग नहीं चाहिए। पीछे से दुल्हन यानी लचिता ने आवाज़ देकर कहा, मम्मी मेरी बात तो सुनो, शादी तो हो चुकी है, ऐसे कैसे कर सकती हैं आप? लेने के देने पड़ जाएंगे। इस बार सारांश ने अपनी माँ ललिता को समझाने की कोशिश की। साथ ही उसकी बहन ने भी अपनी माँ को समझाने की कोशिश की, मगर ललिता कुछ सुनने को तैयार ही ना थी। ये कुछ नहीं कर सकते, इनके पास है ही क्या? ये इनकी गीदड़ बुबकी है। ललिता जोर जोर से चिल्लाते हुए सारंश को बाहर की ओर खींच रही थी। ललिता देवी जी, जल्दी से जाइए यहाँ से, अब आपसे कोर्ट में ही मिलेंगे। ललिता ने सास के सामने आकर हाथ जोड़कर कहा, जाने किस बात का घमंड है इसको, शुक्र है पहले ही पता चल गया। ललिता देवी बाहर जाकर कार में बैठ गई थी। अब चलेगा या तुझे यहीं फेंक दूं? ललिता ने आगे बैठे ड्राइवर से कहा तो ड्राइवर ने कार को तेजी से दौड़ाना शुरू कर दिया। पीछे से सारांश की बहन भी पति के साथ अपनी गाड़ी में आ रही थी। सारांश को ललिता पसंद थी और वो दहेज का लालची भी नहीं था, लेकिन इतना सब कैसे हो गया उसको भी समझ नहीं आ रहा था। मम्मी, आपको कार मांगने की क्या ज़रूरत थी? हमारे यहाँ 2 कार हैं। मुझे लचिता पसंद थी और इसीलिए उससे शादी के लिए हाँ करी थी। सारांश ने कार में बैठते ही अपनी माँ से सवाल कर दिया, देख रही हूँ मैं, अगर ये लड़की आ जाती ना तू तो भी जोरू का गुलाम बन जाता। ये 3rd क्लास पसंद थी तेरी, भीख मंगे कहेंगे। सारांश चुपचाप सिर टिकाकर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। इसको चुप करा सकती हो, मुझे चुप करा सकती हो, लेकिन दुनिया को क्या जवाब दोगी? अपने बेटे की शादी टूटने का कारण तुम हो। सारंश के पिता दिवाकर जी ने ललिता को बहुत गुस्से से कहा, लेकिन ललिता देवी किसी की सुनने को तैयार ही नहीं थी और बस गुस्से में अकड़ी बैठी हुई थी। मैं तेरे लिए इससे अच्छी लड़की ढूंढ कर ले आऊंगी जो इससे सुंदर और भरकर दहेज लाएगी। ललिता ने जब ऐसा कहा तो सारांश चीख पड़ा, बस करो मम्मी, आगे कुछ बोली तो यहीं उतर जाऊंगा, फिर ढूंढती रहिएगा मुझे दहेज लेकर। सारांश का गुस्से में देख कार में शांति छा गई थी। लचिता को सारांश दिल से पसंद करता था। उसकी सादगी ने उसके मन को छू लिया था, लेकिन आज ललिता देवी के कारण इधर लचिता के घर मातम जैसा माहौल बन गया था। मेहमान मुंह बनाते हुए जा रहे थे, अरे हैसियत नहीं है तो ऐसा लड़का ढूंढने की भी क्या जरूरत थी, अपनी ही बेइज्जती करवा ली। लोग इस तरह की बातें कर रहे थे और लचिता के पिता सिर झुकाए एक तरफ खामोश बैठे हुए थे। कैलाश, हमें तो आपकी लड़की की दलेरी पसंद आई, अगर मेरा बेटा होता उससे शादी करा देता। पास में ही रहने वाले अमृतचंद जी ने कहकर लचिता के पिता को दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन अब कैलाश जी के मुंह में कुछ कहने के लिए शब्द ही कहाँ थे। जिसकी बेटी की बारात इस तरह लौट गई वो और भला क्या कहेगा। सभी लोग जा चुके थे और लचिता भी परिवार के साथ मंडप से घर आ चुकी थी। अब रात का 4 बज गया था और अगला दिन बस उजाला बिखेरने ही वाला था। मम्मी पापा, लीजिए दूध लीजिए और ये खा लीजिए, सुबह से कन्यादान के लिए व्रत किया हुआ था आपने, भूखे होंगे, खा लीजिए। लचिता आकर दूध का गिलास रखा और इसके बाद अपने माता पिता को कुछ खाने को दिया। लचिता की माँ लचिता को गौर से देख रही थी। सबसे बड़ी बेटी और घर की पहली शादी थी ये, सब लोग थूकेंगे हम पर, और छोटी की शादी कैसे होगी? कहकर लचिता की माँ अपने आंसू नहीं रोक सकी और अपने पल्लू से अपने बहते आंसू पोंछने लगी। मम्मी, कोई नहीं थूकेगा, बल्कि बेइज्जती तो उनकी हुई है। आपकी बेटी हिम्मत वाली है,
अच्छा है शादी नहीं हुई, नहीं तो ये बाद में जाने क्या क्या मांगते। लक्षिता के समझाने के बाद भी उसके पिता अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सके और उसी रात उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। लक्षिता के ऊपर तो जैसे पहाड़ ही टूट गया था। बड़ी मुश्किल से पूरे परिवार को संभाला और मन ही मन कसम खा ली कि वो कुछ ऐसा करेगी जिससे सारंश का परिवार अपमान करने पर पछताएगा। एक दूसरे को सब हिम्मत तो दे रहे थे, मगर इस नीच समाज का अगले दिन सामना भी करना था। अगले दिन से ही लोगों में और रिश्तेदारों में खबर आग की तरह फैल गई। दिन भर सबके फोन बजते रहे और घर में लोगों का आना जाना लगा रहा। लोग कहानी को सुनने आ रहे थे और सामने दिलासा देकर बाहर जाकर बातें बना रहे थे। इस सबसे परेशान होकर लक्षिता कुछ दिन के लिए परिवार को लेकर बाहर चली गई और वहां जाकर लक्षिता ने वापस अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी। और उधर ललिता देवी ने सारांश की शादी एक अमीर खानदान ढूंढकर कर दी थी। खूब भर भर कर दहेज मिला था। उसे देखकर ललिता फूले नहीं समा रही थी। खूबसूरत बेड और गहने, कार, किसी तरह से एक साल बीत गया था। लेकिन ललिता की बहू समीरा ललिता देवी से तंग थी। समीरा ललिता देवी को देखना भी पसंद नहीं करती। देखो सारांश, तुम अपनी मम्मी से कहो कि इनकी फ्रेंड आए तो खुद उनकी चाकरी करे। मुझे मेरे कहीं आने जाने पर रोक पसंद नहीं। मुझे कभी किसी ने मेरे घर में नहीं रोका था। समीरा ने सारांश को गुस्से में कहा। तो क्या हुआ, देर तक बाहर रहोगी तो मम्मी पूछेंगी ही, वो बड़ी हैं। सारांश ने समझाना चाहा, मगर समीरा ने घर सिर पर उठा लिया। सारांश, अगर तुमने अपनी गंवार माँ की तरफदारी की तो बुढ़िया को कुछ पता भी है। नौकरानी नहीं हूँ मैं उसकी जो मुझे रोकने चली है। वो तो मैं इतना सब लेकर आई, वरना तुम्हारे घर में था ही क्या। भिखारियों जैसी हालत थी तुम्हारी, क्यों लेकर आई अगर इतना ही घमंड था। सारांश की भी आवाज़ तेज हो चुकी थी और दिवाकर जी के साथ ललिता देवी वहां आ चुकी थी। ओ मिस्टर, मैं लाई नहीं, तुम्हारी माँ ने भिखारियों की तरह मांगा था। इससे तो कहीं भीख ही मांग लेती। समीरा के इतना कहते ही सारांश को बहुत तेज गुस्सा आया और उसने आगे बढ़कर समीरा को थप्पड़ मार दिया। तो समीरा भी पलटकर उसे थप्पड़ जड़ दिया। पीछे से दिवाकर जी भी आकर बोले, शर्म नहीं आती तुम्हें सारांश, बहू पर हाथ क्यों उठा रहे हो। दिवाकर जी गुस्से में सारांश को डांटने लगे। ससुर जी, आप मेरे सामने नाटक मत कीजिए प्लीज़। आप सब मिले हुए हो, मैं अच्छे से जानती हूँ। दिवाकर जी बहू समीरा के इस तरह जवाब देने से सन रह गए। ये ज़रा कंट्रोल में रहे, ये तेरे ससुर हैं और इनसे तमीज़ से बात करो। ललिता देवी ने आगे आकर कहा तो समीरा ने जोर जोर से ताली बजाई। वाह वाह, ये ससुर जी से पानी मांगने वाली मुझे तमीज़ सिखाएगी। ज़रा खुद तो सीखिए पहले कि पढ़े लिखे लोग भिखारियों की तरह मांगते नहीं हैं। समीरा लगातार सबकी बेइज्जती किए जा रही थी और सारांश कुछ नहीं कह पा रहा था। दिवाकर जी ने बात बढ़ने से रोकने के लिए ललिता को वहां से चलने का इशारा किया। अरे मुझे क्यों कह रही हैं, इसको कुछ क्यों नहीं कहते। ललिता देवी हटने को तैयार नहीं थी। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। दहेज चाहिए था ना तुम्हें, अब सुनो ताने, किसी दिन ये घर से भी निकाल सकती है। दिवाकर जी ने अपना गुस्सा ललिता पर उतारा। यूं ही 3 साल हो गए और ललिता देवी और समीरा के बीच का झगड़ा यहीं कायम रहा और सारांश दोनों के बीच में फंस कर रह गया था। दिवाकर जी ने तो चुप्पी धारण कर ली थी। ललिता देवी के चक्कर में समीरा सारांश को भी नहीं छोड़ती थी। समीरा को जब भी मौका मिलता इस परिवार को बेइज्जती करने में पीछे नहीं रहती थी। ललिता देवी अब समीरा को हरकतें सहन नहीं कर पाती थी, लेकिन अमीर बाप की इकलौती संतान थी समीरा, इसीलिए उसे उसके नखरे भी उठाने पड़ते थे। एक दिन जब सब खाना खाने बैठे तो उसने समीरा के लिए स्पेशल मीठी डिश बनाई। ले समीरा, तेरी पसंद की डिश बनाई है अपने हाथों से। आज ये देखकर समीरा हैरान हो रही थी। कुछ मिलाकर तो नहीं खिला रही हो? समीरा ने तपाक से कहा। नहीं नहीं बेटा, मैं ऐसा क्यों करूँगी। ललिता देवी थोड़ा सकपका गई थी। समीरा ने वो डिश खाई,
लेकिन उसका शक बरकरार रहा। खाने के 2 घंटे बाद उसे उल्टियां लगना शुरू हो गई। उसने तुरंत अपने डॉक्टर को कॉल किया और सारांश के साथ हॉस्पिटल पहुंच गई। डॉक्टर ने तुरंत पेट साफ करने की दवाइयां दी और इंजेक्शन दिए, जिससे समीरा को आराम होने लगा था। पूरी रात हॉस्पिटल में रहने के बाद अगले दिन वो घर वापस गई तो उसकी सुई ललिता जी की तरफ घूम गई। शक तो उसे पहले ही था, तो समीरा ने ललिता देवी सीधे बात की तो उन्होंने साफ इनकार किया, जिस पर समीरा ने गुस्से में सास को थप्पड़ जड़ दिया। झूठ क्यों बोल रही है बुढ़िया? ललिता देवी ने जीवन में कल्पना भी नहीं की थी कि वो कभी बहू से थप्पड़ खाएंगी। समीरा से सहन नहीं हो रहा था कि उसको सास ने ऐसा किया और अब बेटा भी मानने को तैयार नहीं था। सास से झगड़ने के बाद उसने वुमेन हेल्पलाइन पर फ़ोन करके शिकायत दर्ज करा दी। 1 घंटे में पुलिस घर पर आ चुकी थी और समीरा ने सबके सामने खुला इल्ज़ाम लगाया कि उसकी सास ने उसे जान से मारने की कोशिश की। ललिता देवी खूब मना करती रही, लेकिन उसकी पुलिस ने एक ना सुनी। सारांश ने खूब इधर उधर फ़ोन लगाए, मगर कोई मदद न मिली और पुलिस ललिता देवी को उठाकर थाने ले गई। वह फिर भी बोले जा रही थी, मैडम आप रास्ते में खड़ी हैं क्या? ये पुलिस थाना है, ज़्यादा बोलेगी तो महंगा पड़ेगा और जाने कौन सा चार्ज आप पर लगा जाएगा, इसीलिए अपने भले के लिए ही बाहर जाइए। ललिता देवी खिसिया गई। यहाँ उसका पैसे का रोब भी काम न आया और कांस्टेबल ने उन्हें थाने के अंदर डाल दिया। बाहर से जब नई थाना प्रभारी अंदर आई तो अंदर मौजूद पुलिस कर्मियों की तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। उसको सम्मानपूर्वक उसी कुर्सी पर बिठाया गया तो अंदर लॉकअप में बंद ललिता जी हैरत से इस दृश्य को देख रही थी और उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी नई थाना प्रभारी को थाने की पूरी व्यवस्था थमा दी गई तो अंदर बंद ललिता देवी थर थर कांपने लगी। इंस्पेक्टर उनको बाहर लेकर आओ। उस थाना प्रभारी के कहने पर ललिता देवी को बाहर लाया गया और सामने खड़ा कर दिया गया। कैसा लग रहा है आंटी जी? तो ललिता देवी ने अपनी नजरें झुका ली। तुम पुलिस में लक्षिता? सारांश ने रह ना गया और वो बोल पड़ा, शुक्र है तुमने मुझे पहचान तो लिया। ओ ना, हाँ इसीलिए पहचाना ना कि अब बाहर निकलने में मदद कर दूं। सामने खड़ी नई थाना प्रभारी लक्षिता थी, जिसने अच्छे अंकों से एग्जाम पास करके ये पद हासिल किया था। बेटा तुम तो जानती हो हम ऐसा नहीं कर सकते, ये हमारी बहू गलत इल्ज़ाम लगा रही है। ललिता देवी आगे बढ़कर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोली, आप क्या कर सकती हैं क्या नहीं, ये मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है आंटी जी। आज लक्षिता का बदलाव पूरा हो रहा था, जिसे उसकी सास ने ठुकरा दिया था। वो इतना ऊंचा मुकाम हासिल करके सबके सामने रौब से खड़ी थी। समीरा ने ये देखा तो सोचा कि उसका पल्ला भारी है और वो नकली रोने लगी। मैडम मेरे पति मुझे बहुत मारते हैं और सास तो खाना तक नहीं देती। इन्होंने मेरे खाने में ना जाने क्या मिला दिया कि मैं मरने से बच गई। आप इन्हें जेल में डाल दीजिए। आप इन्हें बिल्कुल मत छोड़िए। जितना पैसा कहेंगी मैं दे दूंगी। समीरा निकली आंसू बहाकर कह रही थी, जो लक्षिता को भी समझ आ रहा था। आप जितने पैसे लेंगी मैं देने को तैयार हूँ, समीरा ने कहा। लक्षिता ने एक तमाचा खींचकर समीरा को जड़ दिया। मैडम ये पैसे का रौब कहीं और जाकर दिखाइएगा। यह आपके बाप का महल नहीं है और ना ही आप यहाँ की रानी हैं, समझी? चुपचाप खड़ी रहिए। दिवाकर जी आंखों में आंसू भरकर बोले, बेटा तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है आज, पर एक बार इस बूढ़े पर तरस खाकर मेरी बात सुन लो। लक्षिता को उन पर दया आई तो शांति से बैठकर दिवाकर जी ने सारी कहानी सुनाई। ललिता देवी ने गिड़गिड़ाते हुए लक्षिता के पैर पकड़ लिए। बेटा मुझे माफ़ कर दो, उस दिन के लिए मैं गलत थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, इससे मुझे बचा लो। ललिता देवी की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी और हाथ जोड़े रोते हुए बराबर लक्षिता की तरफ देख रही थी। लक्षिता मुझे भी माफ़ कर दो, उस दिन तुम्हारा साथ ना दे सका, मुझे भी सज़ा मिल गई है। सारांश ने भी भीगी आंखों से माफ़ी मांगी। अगर तुम लोगों ने मुझे नहीं ठुकराया होता तो मैं आज जहाँ बैठी नहीं होती, लेकिन
तुम सबके कारण जो मेरे पापा की जान चली गई, मेरे परिवार की जो बदनामी हुई, क्या आप उसे वापस लौटा सकते हैं? लचिता उन दिनों को याद करके भावुक हो गई थी। दिवाकर जी ने ललिता के साथ उससे फिर से माफ़ी मांगी। बेटा, जो हुआ वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन इस पिता ने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी जैसा माना। हाँ, वो बात अलग है कि मैं तुम्हें घर की बहू बनाने का सौभाग्य हमने खो दिया, पर आज ये लाचार बाप तुम्हारे आगे भीख मांग रहा है। लचिता ने सारे मामले की जांच की और दिवाकर जी पर दया खाकर ललिता देवी की जान बचाई और समीरा को जमकर फटकारा कि अब अगर ऐसा किया तो उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। पता चला समीरा छोड़ छाड़कर किसी अमीर लड़के के साथ चली गई है। ललिता जी आज पछता रही थी जब उन्होंने लचिता जैसी लड़की को ठुकराकर अपने बेटे की शादी समीरा से करवाई थी। सारांश अभी भी लचिता को नहीं भूला था। अपने बेटे की हालत देखकर दिवाकर जी और ललिता जी लचिता के घर पहुंचे। लचिता आज भी उन लोगों को अपने पिता की मौत के जिम्मेदार मानती थी। उसने उन लोगों को सजा से तो बचा लिया था, लेकिन अभी तक उन्हें माफ नहीं किया था। जब जब उसे अपने बेबस पिता का वो गिड़गिड़ाता हुआ चेहरा याद आता तो उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगते थे। लचिता हाथ जोड़कर बोली, माफ करना, लेकिन मैं यह शादी नहीं कर पाऊंगी। मैं जब जब तुम लोगों को अपने सामने देखूंगी, मुझे अपने माता पिता की बेबसी याद आएगी। दिवाकर जी और ललिता देवी को खाली हाथ लौटना पड़ा। दुल्हन ही दहेज है, ऐसा यूं ही नहीं कहा जाता है। अपना सब छोड़कर दूसरे घर में आने वाली लड़की खुद किसी संपत्ति से कम नहीं होती, लेकिन ऐसे में अलग से दहेज की मांग कर लोग ऐसी सोच को बढ़ावा देते हैं। ये समाज में फैली एक कुरीति है जिसका अंत होना ही चाहिए। बेटी को ही प्यार सम्मान देकर अपने घर का सदस्य बनाएं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।